इस सत्र में मंच पर उपस्थित सत्र के अध्यक्ष बहुत सम्माननीय प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी, सम्माननीय प्रोफेसर सतपाल शर्मा जी, डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव जी, संचालक डॉक्टर विंध्याचल यादव जी और इस सभागार में उपस्थित बहुत सम्मानित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बहुत प्रतिष्ठित हिंदी विभाग के बहुत प्रतिष्ठित अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। राजीव गांधी विश्वविद्यालय से पूर्व में जिस महाविद्यालय में था अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ के मेरे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर PN चौबे जी बैठे हुए हैं और आप सब उपस्थित माननीय जन एवं श्री विद्यार्थीगण, आज के इस सत्र का विषय है हिंदी राष्ट्रवादी कविता, भारतीय जीवन दृष्टि और युगबोध। बहुत सी बातें नहीं हैं, अभी विंध्याचल जी कुछ बातों की ओर इशारा, बहुत सी बातें मतलब जो अभी आपने कहा इसके संदर्भ में भी की जा सकती हैं। और हर आदमी अपने हिसाब से आप समझते हैं कि तैयारी करके आता है, लेकिन समय बहुत ही कम है। मुझको आदेश है कि 10 मिनट और उसमें भी जितना कम हो सके उतना कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऐसी अनपेक्षित स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसके कारण से हमको अपना सत्र और अपना पूरा कार्यक्रम छोटा करना पड़ा है। तो मैं अपनी बात रखूं इससे पहले मैं आप सबसे क्षमा भी मांग लूँ कि ये थोड़ा विलम्ब हुआ किसी कारण से। कारण बताना जरूरी नहीं है, लेकिन विलम्ब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राष्ट्रवादी कविता, भारतीय जीवन दृष्टि और युगबोध पर बहुत सी बातचीत हुई और सब लोगों ने बताया। यूँ मानना चाहिए कि हम जिस राष्ट्रवादी कविता की बात कर रहे हैं आधुनिक कालीन कविता के संदर्भ में, तो उसकी शुरुआत भारतेंद्र से और भारतेंद्र युग से ही हो जाती है और इसका प्रबल दौर छायावाद तक कम से कम चलता है। छायावाद के बाद जब देश आजाद हो जाता है, छायावादोत्तर काव्य है और समानांतर जिनको राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि कहा जाता है, जब देश आजाद हो जाता है उसके बाद मोह भंग, अनास्था, संतरास, घुटन, ये सब फिर बाद में शुरू होता है। लेकिन उससे पहले की जो कविता थी वो अपने युग के प्रति बहुत सचेष्ट थी और युग की जरूरत के प्रति बहुत संवेदनशील थी। और जो बात अभी विंध्याचल जी कह रहे थे कि हम जो विभक्त रहे सामाजिक स्तर पर, वो हमारी बहुत सी समस्याओं का कारण रहा और उस ओर भी हमारे कवियों का ध्यान रहा। भारतेंद्र जी सही आप देखें तो कहते भारत में सब भिन्न अति ताही सो उत्पात, भिन्न भेष भाषा विविध मतहु विविध लिखा। पूरा जोर इसकी कविता के कवियों का था कि हम एकजुट हों, और एकजुट हुए। उसी का परिणाम आजादी के रूप में हमको मिला। भारतेंद्र जी ही कहते हैं कि बैर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश, तबो न छोड़त यह सब बधे मोह के फास। कि हमारी ये दुर्दशा हमारी बैर फूट के कारण हुई है और आज भी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो कहना ये कि जो हमारी समस्याओं के कारण थे, एक तरफ तो हमारी जो राष्ट्रीय भावना है, या हम राष्ट्र प्रेम की बात करें, देशभक्ति की बात करें, जिसमें हम अतीत स्वर्णिम अतीत का गौरवगान कर रहे हैं और अपने देशवासियों के भीतर भरी हुई हीन भावना को निकाल करके उनको शक्ति संचय करने का आह्वान कर रहे हैं। छायावादी पूरी कविता, इसलिए उसको शक्ति काव्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। क्योंकि आप निराला की कविता देखें, अभी उद्धृत कर रहे थे सतपाल जी कि पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता, और लोगों ने उद्धृत किया इसी कविता के आगे का भाग। क्योंकि जीवन दृष्टि की बात है और जीवन दृष्टि को अगर हम देखें जो राष्ट्रवादी कवियों की है, तो हमारा जो काव्य है, हमारे जो कवि हैं, वो कहे क्या शक्ति संचय करना हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन हमने चाहे इतिहास में, चाहे वर्तमान में और चाहे भविष्य के लिए हमारा रास्ता क्या होगा, हमने कभी किसी से कुछ छीन करके उसको अपना बनाने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा उनको देकर के अपना बनाने की कोशिश की। तो इसी कविता में जागो फिर एक बार में वो आगे कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि हमारे पास शक्ति हो, लेकिन हमारी शक्ति किस तरह से उपयोग में आए। कहते पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम, राजकुमार समर सरकार। जैसी पाशविकता दूसरे शक्ति के मदान्धों ने दिखाई, वैसी हम नहीं दिखा सकते, वैसी हमको नहीं दिखानी है। हम शक्ति संचरित करें मानवता के पक्ष में, विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कर जो व्यस्त विकल्प बिखरे हैं वो निरुपाय, समन्वय उनका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। प्रसाद जी की पंक्तियां सबको याद होंगी। तो चाहे उस समय की नारी समस्या की बात हो, चाहे गरीबों की समस्या की बात हो, चाहे असमानता की बात हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे किसान समस्या हो, सब पर हमारे कवि का ध्यान था और उन सब चीजों का वो वर्णन कर रहे थे, उन सब चीजों पर बात कर रहे थे। इसमें रामनरेश त्रिपाठी का कल जिक्र हो रहा था कि उनका नाम नहीं आया। रामनरेश त्रिपाठी ने भी कई अवसरों पर अपनी कविता में इस तरह की बातें की हैं। वो कहते हैं कि न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजे के आसपास में, न पर्वत पर, न नदियों में, न घर बैठे, न प्रवास में, न गाने में, न बाने में, न आंसू में, नहीं हाथ में, खोज ले कोई राम मिलेंगे दीन जनों की भूख प्यास में। इस युग में भगवान भी मानवीय रूप में उतर आता है, भगवान को भी मनुष्य रूप में और मानवता का उद्धारक रूप में देखने की कोशिश होती है। हमारे इस क्योंकि घड़ी की ओर जब देखते हैं तो फिर लगता है क्या कहें और क्या छोड़ दें। भारतीय जीवन दृष्टि की और खासतौर से राष्ट्रवादी कवियों की जीवन दृष्टि की जहाँ तक बात है तो हम सभी जानते हैं, जो भी हमारा अध्ययन है, जिसको हमने पढ़ा लिखा है, कि हमारी दृष्टि हमेशा से मानवतावादी रही है और हमारे जो राष्ट्रवादी कवि थे वो भी उसी मानवतावाद के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। हमारा राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं रहा, जैसा कि सतपाल जी अभी बता रहे थे कि हमने उस तरह से कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की कि हम बहुत छोटे स्तर पर जाकर सोचें, अपने राष्ट्र के स्तर तक ही सोच करके रह जाएं। हमेशा से, और वो सोच जो हमारी थी, जो हमारी परंपरागत सोच थी, वो हमारे राष्ट्रवादी कवियों ने भी अपनाई और इस पर ध्यान भी बराबर हमारे विद्वज्जनों का गया। उन्होंने इसको रेखांकित भी किया है। डॉक्टर देवराज लिखते हैं कि इस दृष्टि से इस काल की भारतीय कविता इस अर्थ में जनवादी और मानवतावादी है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से असंतुष्ट होकर उसमें सुधार परिवर्तन लाना चाहती है। वह राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे की भावना पर बल देती है। उसका स्वर दैविक मानवीय अधिक है। मनुष्य की समस्याओं पर जबरदस्त ध्यान और उनको दूर करने की छटपटाहट। राहुल अवस्थी ने अपने शोध प्रबंध में लिखा है, विवेकानंद जी का हवाला देते हुए, भारतीय पुनर्जागरण का चरम लक्ष्य था भारतीय राष्ट्रात्मा का विश्व के विकास में अपेक्षित योगदान, जिसे स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारतीय जीवन रचना का यही प्रतिपाद्य विषय है, उसके अनंत संगीत का यही दायित्व है, उसके अस्तित्व का यही मेरुदंड है, उसके जीवन की यही आधारशिला है, उसके अस्तित्व का एकमात्र हेतु है मानव जाति का आध्यात्मिकरण। बहुत व्याख्या में नहीं जाऊंगा, एक और खाली उदाहरण देते हुए मैं श्री अरविंद का अपनी बात पूरी करता हूँ, क्योंकि जो मुझे समय आमंत्रित था वो हो रहा है, इसलिए इन चीज़ों की आप सब बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, उसके बारे में और टिप्पणी करेंगे तो बात और बढ़ती चली जाएगी। श्री अरविंद का एक उदाहरण और आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि हमारा जो पुनर्जागरण या नवजागरण जिसको हम कहते हैं वो हमारे इस राष्ट्रवाद से अलग नहीं है। पुनर्जागरण कालीन जो कविताएं थी, नवजागरण की दृष्टि से या जिनको हम नवजागरण की कविताएं कहते हैं, वो सारे के सारे कवि राष्ट्रवादी भावनाओं से, राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत थे और उनका मुख्य लक्ष्य अपने राष्ट्र के उत्थान का ही था। तो श्री अरविंद इस पर टिप्पणी करते हैं भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में। भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम उद्देश्य था प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान का पुनर्न्वेषण और पुरातन जीवन मूल्यों की पुनरुपलब्धि। दूसरी अपेक्षा थी संपूर्ण रिक्त को युगानुकूल दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान आदि में ढालना या जीवन मूल्यों का नवीन में रूपांतर। तीसरा उद्देश्य था भारत की प्रकृति के अनुकूल नई समस्याओं का मौलिक समाधान खोजना और आध्यात्मिक ढंग से गठित भारतीय समाज का उनके साथ सही समन्वय स्थापित करना। हर एक के संदर्भ में उदाहरण देकर के कवियों से इसकी व्याख्या करने
का उद्देश्य था, लेकिन समय नहीं है, तो आप इसको सूत्र रूप में विद्वान, एक बड़े विद्वान, एक बड़े हमारे विचारक महर्षि की बात से हमारी सहमति मानते हुए इस मेरी बात को पूरा समझ सकते हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का, और विशेष तौर पर अपने प्रिय साथी 4 साल तक हमारे साथ अरुणाचल में उन्होंने काम किया है, डॉक्टर सत्यप्रकाश पाल जी का, कि उन्होंने ये संगोष्ठी आयोजित कराई। और पहली बार मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आने का अवसर मिला, भले ही सांकेतिक रूप में सही थोड़ी देर से ही आपके सामने खड़े होने का अवसर मिला। आप सब ने जो भी कह पाया उसको ध्यान से सुना, इसके लिए आपका आभार। सभी के प्रति पूर्ण भाव मैं व्यक्त करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।